प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई के प्रति भी आपका उत्साह कायम होगा। तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ना शुरू करेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस पाठ में सबसे पहले हमने पढ़ना है रासायनिक समीकरण, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके बाद विकृत गंधिता और संक्षारण। बच्चों, पहले इस अध्याय में होने वाली कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो एक बार हो जाते हैं तो उन्हें वापस उल्टा जा सकता है, मतलब उन्हें वापस अपनी पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है। लेकिन कुछ परिवर्तन हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिन्हें हम उलट नहीं सकते, उन्हें वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते, उन्हें ला पाना कठिन है। इसी तरह की बहुत सारी अभिक्रियाएं, बहुत सारी रिएक्शंस आपने अपने आसपास होती देखी होंगी। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई एक ईंट है जो टूट गई है। मकान बनाते वक्त तो उस ईंट को अलग तरीके से, कई तरीकों से जोड़ा जा सकता है, सीमेंट लगाकर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपके पास एक लोहे की अलमारी है और लोहे में जंग लग गया है, तो क्या उस लोहे की जंग से आप दोबारा वो लोहा बना सकते हो? आपने इस बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो ज़रूर सोचें। आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी कुछ अभिक्रियाएं क्यों हैं जिन्हें उल्टा जा सकता है और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी क्यों हैं जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता। जैसे हम लोगों ने, सब ने हमारे घर में माचिस की तीली देखी है। अब हम माचिस को जलाते हैं। देखिए, जैसे मैं माचिस को जला रही हूँ, ये देखिए, अब ये माचिस जल रही है। ये लकड़ी की तीली अब किस में बदल रही है? देखो देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये लकड़ी की तीली अब राख में बदल गई है। तो बच्चों, अब ये सोचिए कि अब इस राख से क्या आप दोबारा माचिस की तीली बना सकते हैं? सोचिए, अपने टीचर से, अपने अध्यापक गणों से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछिए, सोचिए और समझिए, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना सोचेंगे, जितना देखेंगे, जितना करने का प्रयास करेंगे, उतना ही वो समझ में आएगा। विज्ञान को हम क्रैम करके, रट के नहीं समझ सकते। तो विज्ञान के लिए प्रश्न पूछना ज़रूरी है। हमारे आसपास होने वाले इन दोनों तरीके के परिवर्तनों को हम 9th में थोड़ा सा पढ़कर आए हैं। इन्हें हमने नाम दिया है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अच्छा, अब आप यह सोचें कि जैसे हम राख से लकड़ी नहीं बना सकते, वैसे और उसी तरीके की बहुत सी क्रियाएं हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। आज हम क्रियाओं का बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आए हैं। हमारे विज्ञान के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स हैं। बेसिक पहला कंपोनेंट है वोकैबुलरी, सेकंड कंपोनेंट है ऑब्जर्वेशन और थर्ड कंपोनेंट है एनालिसिस। इन तीनों कंपोनेंट्स के आसपास हमारा पूरा विज्ञान घूमता है। अब हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि वोकैबुलरी क्या है। देखिए, वोकैबुलरी से भाव है कि जो उपकरण या साधन हम प्रयोगशाला में उपयोग में लाते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरे हाथ में ये परख नली है। अब इसे परख नली क्यों कहते हैं? आपको पता है, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स या जो भी टेस्ट करने होते हैं वो हम इस परख नली में करते हैं। परख मतलब टेस्ट, और ये क्योंकि नली के आकार की है और इसीलिए इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब या परख नली, क्योंकि हमने इसमें परख करनी है। इसी तरीके से अब अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास ये 2 बर्तन हैं कांच के। ये देखिए, दोनों बर्तन गोल सिलेंड्रिकल आकार के हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके ऊपरी हिस्से पर जाएं तो ये जो पहला वाला बर्तन है, ये पहला वाला ऊपर से पूरे तरीके से गोल है, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल जार या ग्लास। लेकिन ये जो दूसरा बर्तन है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चोंच से निकली हुई है।
इसे नाम दिया गया है बीकर। बीकर इसलिए क्योंकि चोंच को इंग्लिश में हम कहते हैं बीक, इसलिए इसे नाम दिया गया है बीकर। अब ये जो बीकर हैं ये हमारे पास अलग अलग आकार के उपस्थित होते हैं। जैसे ये 50 ml का बीकर, उसी तरीके से ये 100 ml का बीकर और ये 250 ml का बीकर। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इन बीकर्स के ऊपर माप लिखी हुई है 10, 20, 30 और 40। लेकिन मैंने बोला ये बीकर 50 ml का है, तो 50 ml का इसलिए है क्योंकि इस माप के निशान के ऊपर भी बहुत सी जगह खाली है। जब इस बीकर को पानी से पूरी तरीके से भरा जाएगा तो वो पूरी तरीके की जो वैल्यू होगी, पूरी माप वो 50 ml की होगी। ठीक इसी तरीके से इस बीकर में भी जो माप है वो 80 मिलीलीटर तक है, लेकिन जब हम इसको पूरा भरेंगे तो 100 ml यानी कि 100 मिलीलीटर तक पानी इसमें आएगा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ बड़े बीकर भी पाए जाते हैं जिन पे कि 500 ml की माप लिखी होती है, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से मार्जिन्स नहीं दिए होते, माप नहीं होती। लेकिन अगर जब हम पूरा भरते हैं तो वो 500 ml का पानी, 500 ml माप का पानी उसमें आता है। तो बच्चों इस तरीके के प्रश्न उत्तरों के बारे में आप अपने अध्यापकों से ज़रूर पूछें। आपने कई ऐसे बीकर भी देखे होंगे जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो उस बीकर के बारे में भी आप अपने अध्यापक से ज़रूर पूछें कि उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता कितनी है। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम एक और उपकरण देखते हैं। प्रयोगशाला में हम इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क या शंक्वाकार फ्लास्क। अब शंक्वाकार फ्लास्क हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है वो शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का होने की वजह से ये कॉनिकल फ्लास्क कहलाता है। इसमें भी माप दी गई है, ये 50 ml का कॉनिकल फ्लास्क है या शंक्वाकार फ्लास्क है। इसी शंक्वाकार फ्लास्क के अलग अलग माप या अलग अलग साइजेस हमारे पास लेबोरेटरी में विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जब भी आप अपने स्कूल की लैब में जाएं तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए इन्हें ध्यान से देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास एक और चीज़ है, ये देखिए, इसे कहते हैं हम स्पिरिट लैंप। एक नया है, एक पुराना है। स्पिरिट लैंप हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पिरिट भरी होती है। वो जो स्पिरिट भरी होती है उसकी वजह से ये जलता है और इसके जलने पर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो स्पिरिट होती है जब हम इसे जलाते हैं तो ये आसानी से जलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये जल रहा है, नीचे ब्लू कलर की फ्लेम है और ऊपर रेड कलर की फ्लेम है। तो इसे स्पिरिट लैंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्पिरिट होती है और ये उस स्पिरिट की सहायता से जलता है और हम इसे काम में लेते हैं। तो बच्चों, इन सभी उपकरणों के साथ साथ हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उपकरणों का ज्ञान हमें होता जाता है और हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाती है। इसे देखिए, ये हमारी ग्लास की एक रॉड है, कांच की एक छड़ है, इसे ग्लास रॉड कहते हैं। यूजुअली इसका उपयोग जो है हम स्टिरर के रूप में, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को होते समय किसी भी मटेरियल को हिलाने के लिए स्टिरर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और उपकरण होता है जिसे हम कहते हैं स्पैचुला। ये चम्मच के आकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से कोई भी केमिकल पदार्थ अपने बॉक्स में से निकालकर टेस्ट ट्यूब्स में, परख नली में या बीकर में डाला जाता है। चलिए अब आप ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? बिल्कुल सही, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। और अब इस टेस्ट ट्यूब को मैंने किसी एक उपकरण की सहायता से पकड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि इसे हमने टेस्ट ट्यूब को, परख नली को होल्ड करने के लिए काम में लिया है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं।
तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जो कि हम जब परख नलियों को गर्म करते हैं तो गर्म करते समय हम इसकी सहायता से टेस्ट ट्यूब को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे पास बहुत से उपकरण हैं जिनका हम अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाओं को करते समय जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास ये एक और उपकरण है। ध्यान से देखिए, ये किसकी तरह दिख रहा है? बिल्कुल सही, दवाइयों के साथ आने वाले ड्रॉपर की तरह। इसे भी ड्रॉपर ही कहा जाता है। ड्रॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से बूंद बूंद करके हम कोई भी मटेरियल या कोई भी लिक्विड टेस्ट ट्यूब्स में या बीकर में डाल सकते हैं। इस तरीके से बच्चों, हमारी वोकैबुलरी एक्सपेरिमेंट्स को करते करते, उपकरणों को यूज़ करते करते स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं उन सब के जो नाम हैं वो उनको यूज़ करने के साथ साथ हमें याद हो जाते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हम इसमें टेस्ट करते हैं, परख करते हैं, इसलिए ये परख नली या टेस्ट ट्यूब। क्योंकि इसका मुंह आगे एक चोंच की तरह है, इसलिए ये एक बीकर है। क्योंकि इसका आकार शंक्वाकार है, इसलिए ये शंक्वाकार फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क है। और ये स्पिरिट लैंप है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पिरिट है और वो स्पिरिट की सहायता से ये जलता है। तो इस तरीके से हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। चलिए, अब हम हमारा क्रियाकलाप 1.1 शुरू करते हैं। इस क्रिया में मैग्नीशियम के रिबन को जलाना है। इसमें हम देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या बनता है और कैसे बनता है। इस क्रिया के लिए हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। इस क्रिया के लिए हमें चाहिए एक स्पिरिट लैंप, माचिस, मैग्नीशियम रिबन और रेगमाल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन रेगमाल का इस क्रिया में क्या काम है। इससे पहले आप यहाँ देखिए, मेरे पास यहाँ पर दो तरीके के मैग्नीशियम रिबन हैं। एक मैग्नीशियम रिबन है जो कि काफ़ी चमक रहा है और दूसरा जो मैग्नीशियम रिबन है इसकी चमक गायब हो चुकी है। इसकी चमक इसलिए गायब हो चुकी है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम चुकी है। मैग्नीशियम जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के नीचे इस मैग्नीशियम रिबन की चमक छिप गई है। बच्चों, जैसे आप घर में कोई एल्युमिनियम से बना नया बर्तन लाते हो तो ये बहुत ही चमक रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी चमक कम होने लग जाती है। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम के धातु की चमक के ऑक्साइड बनने के कारण कम हो गई है। अब इसका कारण हमने वैसे ही बता दिया, क्योंकि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है, जिसके कारण हमारे बर्तनों की चमक कम हो जाती है। पर बच्चों, क्या हर धातु की चमक कम हो जाती है? चलिए, आज हम मैग्नीशियम रिबन के साथ अभिक्रिया करेंगे और देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जलने में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि बच्चों, आप देख रहे हो, मैग्नीशियम रिबन एक पतले रिबन की तरह है। हम इसका एक टुकड़ा लेंगे और इसे रेगमाल की सहायता से रगड़ेंगे। अगर हम इसे ऐसे ही बिना रगड़े जलाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं जलेगा। कारण जो अभी हमने बात करी कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत है जो कि मैग्नीशियम को जलने से रोकती है। तो इसे जलाने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रेगमाल ले रहे हैं और आप देखिए कि मैं किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से
रगड़ रही हूँ। और जब हम रेगमाल से इसको रगड़ेंगे तेज़ी से तो इसके ऊपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आसानी से उतर जाएगी और ये चमकने लग जाएगा। ये देखिए मैं किस तरीके से इसे लगातार रेगमाल से रगड़ रही हूँ। ये देखिए हमारा मैग्नीशियम रिबन काफ़ी चमक चुका है। इसे जलाने के लिए हमें एक होल्डर से पकड़ना पड़ेगा। अब आप बताइए हमने इसे होल्डर से क्यों पकड़ा है? ताकि ये एक्सपेरिमेंट करते हुए हमारा हाथ ना जले। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम इस स्पिरिट लैंप की सहायता से जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनेगी। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन जलना शुरू हो चुका है और कितनी वाइट लाइट के साथ ये जलता है। जब मैग्नीशियम रिबन को बिना रेगमाल से रगड़े जब हम जलाने की कोशिश करते हैं तो यह आसानी से नहीं जलता है। इसका कारण ये है कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देती है, यानी कि मैग्नीशियम का ज्वलन ताप बढ़ा देती है और मैग्नीशियम रिबन को जलने से रोकती है। इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से रगड़कर फिर जलाते हैं ताकि वो आसानी से जल सके। अब क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है तो जलने के पश्चात एक ऑक्साइड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों, आपने यह देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमी हुई है, अगर हम उसे रेगमाल से ना उतारें तो मैग्नीशियम रिबन नहीं जल रहा। इसका एक कारण यह है क्योंकि हर एक चीज़ प्रकृति में अपने आप को स्थिर रखना चाहती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक स्थिर ऑक्साइड बना लेता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब हम इसे जला रहे थे तो ये नहीं जलेगा। इसी कारण हम रेगमाल को रगड़ रगड़ कर इसकी परत को उतारते हैं और उतारने के पश्चात हम इसे जलाते हैं। अब हमें इस रिबन को जलाने के पश्चात जो वाइट कलर की राख मिल रही है, इस राख को हम वॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। जब हम मैग्नीशियम धातु को जलाने के पश्चात इस राख को इस्तेमाल करते हैं तो अब आप ये सोचिए बच्चों कि क्या यह राख फिर से मैग्नीशियम रिबन बन सकता है? नहीं। बच्चों, जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करें तो आप ये ध्यान में रखें कि आग के साथ एक्सपेरिमेंट करते समय एक बाल्टी पानी और एक रेत की बाल्टी आपके आसपास ज़रूर हो, क्योंकि आग के बढ़ जाने पर इस पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप ये देखें कि यह दोनों चीज़ें यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो अब हम क्रिया को आगे देखते हैं। देखिए कितनी वाइट लाइट के साथ ये मैग्नीशियम रिबन जलकर राख बन चुका है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो सफ़ेद रंग की राख में बदल चुका है। अब हम इस राख का टेस्ट करेंगे कि यह राख एल्कलाइन यानी कि क्षारीय प्रकृति की है या एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति की है। इसे चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर की सहायता लेते हैं। लिटमस पेपर से आपको कुछ याद आया होगा। 7वीं कक्षा में अम्ल और क्षार वाले अध्याय में लिटमस पेपर का जिक्र हुआ था। अब आप बताइए बच्चों, लिटमस किससे बना होता है? हाँ, बिल्कुल सही, यह लाइकेन से बनता है। लाइकेन से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। यह पेपर 2 रंग में आते हैं, लाल और नीला। लिटमस एक ही होता है लेकिन उसे अलग अलग रंगों के पेपर्स बना लिए जाते हैं। लाल लिटमस क्षार में डालने पर नीले में बदल जाता है
और नीला लिटमस अम्ल में डालने पर लाल में बदल जाता है। तो देखिए हमारे पास ये दो तरीके के लिटमस पेपर हैं, पहला लाल और दूसरा नीला। ये देखिए ये एक लाल लिटमस पेपर है और ये नीला लिटमस पेपर है। ये लाइकेन्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और ये आपने 7वीं कक्षा में पहले से देख रखे हैं। चलिए अब हम इनका टेस्ट करते हैं। हम पानी में कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालते हैं ताकि वो पानी हल्का सा अम्लीय हो जाए। ये देखिए पानी में कुछ बूंदें हमने अम्ल की डाल दी हैं ड्रॉपर की सहायता से। अब हम लाल लिटमस पेपर से इसकी टेस्टिंग करते हैं। जब लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाएगा, ये क्या, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, ये लाल ही रहा। कोई बात नहीं, चलिए अब नीले लिटमस पेपर से ट्राई करते हैं। नीले लिटमस पेपर को इस अम्ल वाले पानी में डालने पर देखते हैं क्या प्रभाव होता है। अरे ये देखिए नीला लिटमस पेपर अम्ल में डालते ही लाल हो गया, जबकि लाल लिटमस पेपर को जब हमने अम्ल में डाला था तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यानी कि लिटमस पेपर में जब अम्ल की उपस्थिति में लिटमस नीले से लाल हो जाता है और क्षार की उपस्थिति में लिटमस लाल से नीला हो जाता है। बच्चों अब हम क्रियाकलाप 1.3 करेंगे। हम इसमें धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। इस क्रिया में हमने जो धातु इस्तेमाल किया है वह है जिंक धातु। जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के दाने के नाम पर ये हमें प्रयोगशाला में मिलेगा। ग्रैन्यूल्स का मतलब है दाने या टुकड़े। ये टुकड़े चमकदार नज़र आते हैं। क्या कभी आप बता सकते हो ये किस रंग में उपस्थित है? जी हाँ, जिंक सिल्वर ग्रे रंग का होता है। बच्चों क्या आप अम्ल का नाम बता सकते हो जो आपने पढ़े हों या किसी क्रिया में इस्तेमाल किए हों? इस क्रिया में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंबल या इसका प्रतीक या इसका फॉर्मूला है HCl। इसी तरह हमारी प्रयोगशाला में और भी कई प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। यह अम्ल प्रयोगशाला में सांद्र अवस्था में यानी कि गाढ़ी अवस्था में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हमने इनकी क्रिया करवानी है तब हमने इनका तनु रूप इस्तेमाल करना है। सांद्र और तनु अम्ल में क्या अंतर होता है? सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन तनु अम्ल में पानी की मात्रा ज़्यादा और अम्ल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल खतरनाक होता है। इसे इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। सांद्र अम्ल से तनु अम्ल कैसे बनाएं? तनु अम्ल बनाने के लिए एक बीकर में पानी लें और उसमें बूंद बूंद करके आप अम्ल मिलाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अम्ल में भी तो पानी मिलाया जा सकता है, पानी में ही अम्ल क्यों मिलाएं? तो बच्चों ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि जब अम्ल में पानी मिलाते हैं तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ताप निकासी की क्रिया होती है।
इसमें इतना ज़्यादा ताप उत्पन्न होता है कि वह तेजाब, वह अम्ल उछलकर आपके मुंह, आपके हाथों या आपके शरीर के ऊपर आ सकता है। इसमें इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि कांच का बीकर भी टूट सकता है। इसलिए सांद्र अम्ल से तनु अम्ल बनाने के लिए हमेशा पानी में बूंद बूंद करके अम्ल डाला जाता है। चलिए अब हम आगे की क्रिया करते हैं। अब हम एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे और इसमें जिंक धातु के टुकड़े डालेंगे। इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे, पर ड्रॉपर की सहायता से। सीधे बॉटल से ना डालें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। देखिए बच्चों, क्रिया होना भी शुरू हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ बुलबुले बन रहे हैं। इन बुलबुलों के बारे में आप अपने अध्यापक से पूछें और खुद भी सोचें। यह आप जानते ही होंगे कि जब भी कोई तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलता है तब ऐसा होता है, बुलबुले निकलते हैं। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे हम समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इससे बन रहा है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। यह जो हाइड्रोजन गैस है वह ऊपर की ओर बाहर निकल रही है। चलिए बच्चों, इस रासायनिक समीकरण के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो 4 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निकास या उत्सर्जन। और चौथा, तापमान में परिवर्तन। जब भी कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई अन्य पदार्थ बनाते हैं तो अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, जबकि जो चीज़ बन रही है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक एरो के निशान के द्वारा अभिक्रिया दिखाई जाती है। जैसे मैग्नीशियम की जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसे लिखते हुए हम अभिकारक एक तरफ लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए बच्चों, अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में जानेंगे। तो पहले हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। Fe प्रतीक है लोहे का, आयरन का, प्लस H2O यानी कि पानी। इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समीकरणों को संतुलित करते समय हमें तत्वों का पता होना चाहिए कि आपकी समीकरण में कौन कौन से तत्व हैं। जैसे कि हमारे इस समीकरण में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमारे अभिकारकों में आयरन यानी कि लोहा का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या आयरन की 3, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 4 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें परमाणुओं की संख्या को अभिकारकों और उत्पादों में बराबर करना होगा। रासायनिक समीकरण की महत्ता को जानने के बाद
अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी उपचयन व अपचयन।